नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आने वाले समय में जो रेलवे की एग्जाम्स होंगे, जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी इत्यादि के लिए हम लोग जो न्यू सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें टोटल 30 वीडियो होने वाली थी। आज हम 30 में से क्लास नंबर 8 को देखेंगे। इससे पहले हमने 7 क्लास प्रोवाइड करा दिया है। साथ ही जो भी बच्चे इस सीरीज की पीडीएफ खरीदे हैं उनको पीडीएफ भी दे दी गई है। आशा करते हैं कि वीडियो देखने के बाद रिवीजन भी कर रहे होंगे। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए, पीडीएफ चाहे ई बुक, इस मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज करके कंटेंट को बाय कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लिंक क्लिक करके भी कंटेंट को बाय कर सकते हैं बाया व्हाट्सअप। एक छोटी सी फी अदा करके वन स्टॉप सोल्यूशन पा सकते हैं जीके जीएस का। कंटेंट अवेलेबल की बात करें तो एसएससी के सभी एग्जाम के लिए, चाहे एमटीएस देना हो चाहे सीजीएल देना हो, इसके अलावा रेलवे के विभिन्न एग्जाम के लिए बिहार पुलिस दरोगा, बिहार एसएससी की कंटेंट अवेलेबल है, दिल्ली पुलिस की कंटेंट अवेलेबल है। तो आपकी जैसी रिक्वायर्ड है आप लोग ले सकते हैं। पढ़ो तो सिर्फ पास होने के लिए, वरना पढ़ तो दुनिया रहा है। जी हैं, 1600 पोस्ट में 30-30 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो पढ़ने वाले तो 30 लाख हैं, लेकिन पास होने वाले कितने हैं? मात्र 1600 ही होंगे ना, अगर 1600 पोस्ट है तो उस हिसाब से पढ़िए। ठीक है, ये है भैया हमारे जो है एसएससी और दिल्ली पुलिस इत्यादि के लिए फाउंडेशन देने वाली ई बुक पैरासीटामोल 500। ये है पैरासीटामोल 2, जिसे मार्क बूस्टर कहते हैं, आप मार्क इन्हेंस करने के लिए ले सकते हैं। ये है रनिंग में एसएससी की न्यू सीरीज, जिसमें 36 वीडियो होने वाली है, जिसमें 24 हुए हैं। और ये परीक्षा दर्पण, जो बच्चे मेरे से रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनको सलाह पहले ही क्लास में दे दिया गया था कि ये वाला जो परीक्षा दर्पण है, इसमें जो भी कंटेंट है इसको आपको पहले से तैयार कर लेना है, क्योंकि जो मैं इस सीरीज में पढ़ा दिया हूँ इस वाली रेलवे सीरीज में नहीं पढ़ाऊँगा, रिपीट नहीं करूँगा। तो आप अच्छे से कर लीजिएगा, है ना। जिनके पास कंटेंट है बहुत अच्छा, जो कंटेंट लेना चाहे बहुत अच्छा, जो ये परीक्षा दर्पण की कंटेंट नहीं लेना चाहता, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इसके प्लेलिस्ट का, वहाँ से कम आप जो है मटेरियल को तैयार कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए पहला जो प्रश्न है, वर्ष 2025 का थल सेना दिवस परेड का आयोजन कहाँ किया गया था? अच्छा, आप लोग जो है ये कंटेंट की जैसे कि वैल्यू मैं 60 रुपया 65 रुपया रखता हूँ। आप लोग ईमानदारी से सोचिएगा, एक नोटबुक भी नहीं आती इतनी में। ठीक है, और अगर हमारे क्लास की 4 वीडियो देखेंगे ना, 2 नोटबुक भर जाएंगे आपके, है ना। तो कहीं ना कहीं आपके फ़ायदा ही है ना। और ये सिर्फ लिया ही इसलिए जाता है कि ये सब सिलसिला चलता रहे, मैं पढ़ाता रहूँ। कई सारे एप्लीकेशन वगैरह होते हैं, सब्सक्राइब करना पड़ता है पढ़ाने के लिए, पीडीएफ लिखने के लिए, है ना। और कोई ज़्यादा नहीं है। वर्ष 2025 का थल सेना दिवस परेड का आयोजन कहाँ किया गया था? ये पुणे के अंदर किया गया था। अब ये क्वेश्चन जो है अभी आरपीएफ जो अभी एग्जाम हुए हैं रेलवे का लेटेस्ट वाला, वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 2024 में वायुसेना दिवस का जो एयर शो है वो कहाँ पे हुआ था। तो इसी से तर्ज लेके मैं यहाँ पे आपको ये प्रश्न बता रहा हूँ। तो थल सेना वाला जो परेड हुआ था 2025 में, ये पूना में हुआ था, और ये फर्स्ट टाइम महाराष्ट्र में हुआ था, तो इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि प्रतिवर्ष हम लोग थल सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन जनरल एम करियप्पा, है ना, थल सेना अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किए थे। इससे पहले जो इस पोस्ट पे आते थे वो जो है नन भारतीय होते थे, ये पहले भारतीय हुए। तो इसके लिए इनके जो शपथ ग्रहण की दिवस है उसको यादगार बनाने के लिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। सेना दिवस 2025 का थीम रखा गया था समर्थ भारत सक्षम सेना। क्या रखा गया था? समर्थ भारत सक्षम सेना, इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अब ये क्वेश्चन एग्जाम में क्यों ऐसा उठना लगा अचानक भैया? तो इसलिए आने लगा कि आप सभी को पता होनी चाहिए, वर्ष 2022 तक जो थल सेना दिवस की परेड होती थी ओनली वन दिल्ली में होती थी, लेकिन 2023 में जो सेना की अन्य कमांड है अलग अलग जगह पे, वहाँ पर भी इनकी परेड करे जाने की जो है फैसला ली गई। और पहली बार 2023 में बंगलुरु में कराया गया था, 2024 में लखनऊ में कराया गया था, और 2025 में अब की बार
पुणे के अंदर कराए गए हैं। तो इसीलिए आपके ये क्वेश्चन जो है अब एग्जाम में राइज होने लगे हैं, है ना। प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2021 तक जो वायुसेना दिवस का परेड शो है ये ओनली वन गाजियाबाद में कराए जाते थे, लेकिन 2023 से अलग अलग जगह भी कराए जाने लगे हैं। तो 2022 में चंडीगढ़ में, 2023 में ये आपके महाराष्ट्र में कराए गए थे वायुसेना दिवस के प्रयागराज में, माफ़ कीजिएगा, और 2024 में जो कराए गए ये चेन्नई के मेरीना बीच में वायु सेना का जो परेड शो है उसका आयोजन कराया गया था। और यही पार्टिकुलर पॉइंट आपके आरपीएफ के एग्जाम में आए थे। इसके अलावा प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को आप नेवी दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना। आप नेवी दिवस के रूप में 4 दिसंबर को मनाते हैं। तो 2022 में नेवी दिवस का सेलिब्रेशन विशाखापट्टनम में किया गया है, 2023 में महाराष्ट्र में किया गया है और 2024 के अंदर उड़ीसा में किया गया है। एक क्वेश्चन एसएससी ने अभी हाल फिलहाल ही पूछा था, मेरे ख्याल में 2024 में जो लास्ट एसएससी का एग्जाम है वहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि भारतीय नौसेना नाम पढ़ने से पहले क्या किस नाम से जानते थे। तो देखिए भारतीय जो इंडियन नेवी है उनका काफ़ी पुराना इतिहास है। एक्चुअली पहले जो है ईस्ट इंडिया कंपनी अपने व्यापार को सुगम बनाने के लिए चलाया था। उस समय मुंबई नाम दिया, मुंबई मतलब एक कंपनी जैसा होता है ना वैसा नाम दिया गया था, बाद में और मॉडिफाई किया गया, बाद में इसको रॉयल इंडियन नेवी नाम दिया गया। और जो लास्ट टाइम जो अभी हम लोग नाम देख रहे हैं ये रॉयल इंडियन नेवी से बदला हुआ नाम है भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी, यानी ये रॉयल शब्द को हटाया गया। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, भारतीय नौसेना को पहले रॉयल इंडियन नेवी के नाम से भी जानते थे। इनके अलावा प्रसिद्ध पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज के लेखक लेखिका कौन है। देखिए जो हीरो हीरोइन एक्टर एक्ट्रेस है इनकी किताब आपके एग्जाम में आजकल आने लगे हैं, है ना। खास करके इनके आत्मकथा होते हैं जो पूछे जाते हैं। तो वेलकम टू पैराडाइज जो है ये ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखा गया जो है पुस्तक है वेलकम टू पैराडाइज। ट्विंकल खन्ना का ऑटोबायोग्राफी का नाम है मिसेज फनी बोन्स, है ना। तो ये ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी इत्यादि तो आप समझते ही होंगे। एक आदमी कई सारे किताब लिख सकते हैं। ऑटोबायोग्राफी उनकी जीवनी होती है जो खुद के द्वारा लिखा जाता है, और एक बायोग्राफी होता है जो किसी दूसरे के ऊपर दूसरे के द्वारा लिखा जाता है। ये तो आप हमसे ज़्यादा बेटर समझते होंगे, है ना। तो ये ट्विंकल खन्ना की दोनों पुस्तक ध्यान रखेंगे। हाल में ही आलिया भट्ट, देखिए आलिया भट्ट आए दिन अवार्ड वगैरह भी जीतती रहती है और इसी में 4 चांद लगा दी, उन्होंने किताब भी लिख डाली। और ये किताब जो है ये बच्चे के ऊपर है तो और भी ज़्यादा जो है फेमस बनाएंगे और एग्जाम में पूछे जाने के लिए मजबूर करेंगे एग्जामिनर को। तो एड फाइंड्स ए होम, ये जो है किताब की लेखिका है आलिया भट्ट जो अभिनेत्री है और रणबीर कपूर की पत्नी भी है। ठीक है, आलिया भट्ट के बारे में मैंने कुछ दिन पहले क्वेश्चन बताया था कि भाई आलिया भट्ट जो है इनको जो टाइम मैगजीन 100 शक्तिशाली लोग का जो है ना लिस्ट जारी करते हैं। तो वर्ष 2024 के लिए भारतीय मूल से 4 आदमी थे जिसमें एक आलिया भट्ट भी थे, साक्षी मलिक थे, अजय सिंह बंगिया और सत्या नडेला। ये 4 जन जो है भारतीय मूल से थे 2024 में जब टाइम मैगजीन ने 100 शक्तिशाली लोगों का लिस्ट जारी किया था। करण जौहर की आत्मकथा का नाम है एन अनसुटेबल बॉय, है ना। देखिए ए सुटेबल बॉय जो है ए सुटेबल, है ना, ए सुटेबल TABL होता है ना। सुटेबल बॉय जो है ये सुटेबल बॉय भी है और ये सुटेबल गर्ल भी है। ये दोनों अलग पुस्तक हैं, है ना, अलग सीरीज है। इनके लेखक अलग है, ये सुटेबल बॉय, ये सुटेबल गर्ल। विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया पुस्तक है ना, विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। लेकिन यहाँ पे जो अनसुटेबल है ये करण जौहर के द्वारा लिखा गया है, ये फिल्मी हस्ती है। द ऑर्डिनरी लाइफ, ये जो पुस्तक है ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी के द्वारा लिखा गया है। द ऑर्डिनरी लाइफ आप सभी जानते होंगे इनको, काफ़ी स्ट्रगल से जो है हीरो बने। अनफिनिश्ड ए मेमोइर, ये पुस्तक जो है ये प्रियंका चोपड़ा के द्वारा लिखा गया है। प्रेगनेंसी बाइबिल, ये जो है करीना कपूर, है ना, सैफ अली खान की पत्नी के द्वारा और तैमूर की मम्मी के द्वारा लिखा गया है ना। इनके अलावा क्रैंकिंग कोड, द 7 सिंस ऑफ अ बीइंग मदर, इस प्रकार की जो पुस्तक है इनके लेखिका है ताहिरा कश्यप। ताहिरा कश्यप आयुष्मान खुराना की पत्नी है ना। रोमांसिंग विथ लाइफ, ये देवानंद साहब के द्वारा लिखा गया है। बैड मैन, ये गुलशन ग्रोवर के द्वारा लिखा गया है। मून वॉक, ये माइकल जैक्सन के द्वारा लिखा गया है। एक खुल्लम खुल्ला भी नाम है किताब का,
और ऋषि कपूर साहब के द्वारा लिखा गया है। तो ये कुछ फिल्मी हस्ती जिनके किताब है जो एग्जाम में आते हैं और आएंगे, खास करके आलिया भट्ट वाला ज़रूर याद रखें, ठीक है। इनके अलावा मैं देखिए अपने सीरीज में जो खास करके पेड सीरीज होती है, जो छोटी सी फी लेके आपको PDF दिया जाता है, उसमें बहुत सारे चीज़ों को मैं स्किप करता हूँ। स्किप इसलिए नहीं कि पढ़ाने का मूड नहीं है जी, स्किप इसलिए कि आपका टाइम बर्बाद ना हो, क्योंकि जो टॉपिक वाइज मैं पढ़ा दिया हूँ वहाँ से नहीं पढ़ाता हूँ मैं जनरली चीज़ों का। तो जो चीज़ आपके मन में उठे कि भाई इस क्लास में तो ये चीज़ की क्वेश्चन देखने को ही नहीं मिला, एज फॉर एग्जाम्पल वायसराय की क्वेश्चन तो देखने को ही नहीं मिला, आर्टिकल देखने को ही नहीं मिला, खेल से टर्म देखने को ही नहीं मिला, डेट देखने को ही नहीं मिला, तो आप जो है जब भी हमारा कंटेंट बाय करते हैं तो आपको टॉपिक वाइज की पोथी अलग से दी जाती है, सिलेक्टेड टॉपिक वाइज की, एकदम छठे छठे क्वेश्चन, ठीक है भैया। तो आप वहाँ से कर ले जाएंगे, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए नहीं रखा जाता है, दोहराया नहीं जाता चीज़ों को। अक्टूबर 2024 में कनक राजू का निधन हो गया है। किस क्षेत्र में जुड़े हैं? अब सब दिन मैं जो है ब्रिजभूषण कावरा अल्लाह रखा जाकिर हुसैन ही करूँ तो फिर मैं अच्छा हूँ, है ना। तो मैं ऐसे नहीं पढ़ाता, टाइम पास नहीं कराऊंगा आपका, ठीक है। ये आदिवासी नृत्य है ना, कनक राजू जो है ये आदिवासी नृत्य से संबंधित थे। अब ये हमारे बीच नहीं रहे। जब कोई चला जाता है फेमस आदमी तो उनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो आदिवासी नृत्य, इस नृत्य का नाम है जी गुसाडी नृत्य, लंबाड़ी नृत्य, है ना, ढीमसा नृत्य। इन सब के बारे में मैं क्या बताया था कि भाई गुसाडी वैसे तो ओरिजिनल अभी तेलंगाना कहलाएगा, क्योंकि इनका ओरिजिन तेलंगाना है ना, तेलंगाना। लेकिन ऑप्शन में अगर तेलंगाना ना रहे तो अपन आंध्र प्रदेश से काम चला लेंगे जी, है ना, आंध्र प्रदेश से काम चला लेंगे। ये गुसाडी के साथ यही कहानी है, लंबाड़ी के साथ भी यही कहानी है, ठीक है। तो ये जो गुसाडी नृत्य है, इनके प्रतिपादक कहिए या फाउंडर कहिए, है ना, ये आपके कौन है भैया? कनक राजू, जो हमारे बीच नहीं है। देखिए एक पूछा जाता है कि भारतीय नृत्य का जनक किसे कहा जाता है? भारत में आधुनिक नृत्य, माफ कीजिएगा, मॉडर्न डांस के जनक किसे कहा जाता है? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो पंडित रविशंकर जैसा ही नाम है, उदय शंकर, है ना, उदय शंकर को जो है आधुनिक नृत्य का जनक कहा जाता है इंडिया में। एक बार SSC ने पूछा कि ये उदय शंकर किस प्रकार के नृत्य करते हैं, कौन से स्टाइल में करते हैं? तो आप कहेंगे जी फ्यूजन शैली में करते हैं। फ्यूजन शैली मतलब क्या होता है? जो क्लासिकल डांस होती है और जो आपका क्षेत्रीय डांस होती है, उन दोनों को मिली जुली बना के जो है एक अलग प्रकार का फॉर्म क्रिएट करना, फ्यूजन शैली। ये आपके उदय शंकर इनके फाउंडर हैं और इसे ही भारत में आधुनिक नृत्य का जनक भी कहा जाता है। फिलहाल मैं इधर आता हूँ। कनक राजू गुसाडी नृत्य के मास्टर थे। 2021 ईस्वी में इन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अब अगर आपसे पूछे ये गुसाडी नृत्य कौन से जनजातियों के बीच जो है प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे राजगोंड जाति के बीच जो है ये नृत्य प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे कि किस त्योहार के अवसर पे होती है, तो डंडारी उत्सव के अवसर पे होती है। अगर आपसे पूछे ये डंडारी उत्सव कब होती है, तो दीपावली के बाद होती है। तो ये रही आपकी जो है कनक राजू से संबंधित कुछ फैक्ट, और फिर उसको मैं रिलेट किया चीज़ों के साथ, तो ध्यान रखें। इनके अलावा मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन साहब का निधन दिसंबर 2024 में सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हो गया था, है ना। देखिए जो कलाम साहब की अंतिम जो जिंदगी रही थी जिस जगह पे, उस जगह का नाम भी पूछा गया था, आपको अगर याद हो तो राज्य सरकार के एग्जाम में। वैसे ही ये जो जाकिर हुसैन साहब है, इनका निधन देश में न होकर विदेश में हुआ है, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। मशहूर तबला वादक अल्लाह रखा खान साहब के पुत्र थे जाकिर हुसैन साहब। इनका जन्म मुंबई में हुआ था। 1988 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था। 2002 में पद्म भूषण दिया गया था। 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वह एकमात्र ऐसे भारतीय म्यूजिशियन थे जिनको एक साथ 3 ग्रैमी अवार्ड दिया जा चुका था 2024 में, रिसेंटली, है ना। क्या इत्तेफाक है, जिस साल इन्होंने सबसे ज़्यादा अवार्ड बटोरे एक साथ, उसी साल इनका निधन होता है। तो यहाँ पे कुछ भी जो है अस्थाई नहीं है। इनके अलावा बिहार कोकिला के नाम से मशहूर शारदा सिन्हा का निधन भी अभी हाल फिलहाल ही हुए थे, पिछले साल, है ना। इन्हें बिहार कोकिला कहा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। और इनकी जो अवार्ड है वो भी ध्यान रखेंगे। इन्हें भारत सरकार की तरफ से 1991 में मिला था पद्मश्री, 2018 मिला था पद्म भूषण, 2025 में पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया है रिसेंटली। तो करंट सेक्शन से अगर क्वेश्चन चूज करता है तो ये वाला आएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति, जिनका निधन हाल में ही हुआ, ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों के मास्टर थे, है ना। ये भारत सरकार के द्वारा 2016 में पद्म भूषण से सम्मानित
किया गया था। इन्होंने एक स्कूल भी खोली थी जिनका नाम है यामिनी स्कूल ऑफ डांस, जो दिल्ली में है। इनके अलावा भिलाई इस्पात संयंत्र जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नींव रखी गई थी और छत्तीसगढ़ में लगाया गया था। इस संयंत्र से प्रोडक्शन कब स्टार्ट हुआ? कोई भी चीज़, कोई भी काम के 3 पहलू होते हैं। जैसे आप मान लो एक बिजनेस करना चाहते हैं तो पहले आप नींव रखते हो, कोई जो ज़रूरत भर की चीज़ है मतलब कम से कम जगह खोजते हैं, फिर आप सेटअप वगैरह डालते हो, फिर जो है आप दुकान पे बैठ जाते हो गल्ला लेके, है ना। तो भैया उसी प्रकार से पहले नींव रखी गई 1955 में इस कंपनी की, है ना, और फिर बनने वगैरह में टाइम लगा होगा और फिर जो प्रोडक्शन है ये 1959 में देना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे यही चीज़ पूछा जा रहा है कि भिलाई इस्पात संयंत्र जो है प्रोडक्शन देना कब स्टार्ट किया, है ना। तो ये आपका 1959 आंसर होगा। भिलाई इस्पात संयंत्र जो है किसके सहयोग से लगाया गया था? तो ये रूस के सहयोग से लगाया गया था। कब की इसकी नींव रखी गई थी? तो सेकेंड पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी नींव रखी गई थी। 1955 में स्थापित है ना। 1951 से 56 होता है ना जी, तो नींव पहले रखा गया, स्थापित कहेंगे तो 1900 सेकेंड पंचवर्षीय योजना में होगा ऐसा। इनके अलावा 1959 में जो है आपका प्रोडक्शन देना स्टार्ट किया था ये। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो पश्चिम बंगाल में है, ये आपके ब्रिटेन के सहयोग से जो है मतलब एस्टैब्लिश किया गया था, लगाया गया था और 1956 में स्थापित किए गए थे ये दुर्गापुर वाला। राउरकेला भी 55 में ही लगाए जाने की बात है और ये आपके उड़ीसा में है राउरकेला, और ये जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था। तो ये तीनों जो है किसके सहयोग से लगाया गया था पूछा जाता है और इकट्ठे पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग पे बल दिया गया। तो आप कहते हो सेकेंड पंचवर्षीय योजना में, जो पीसी महालनोबिस के मॉडल पे आधारित हुआ करता था, है ना, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जिसके जन्मदिन पे 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो उन्हीं के मॉडल पे आधारित थे सेकेंड पंचवर्षीय योजना। पहला था हेराल्ड डोमार के मॉडल पे आधारित, है ना। पंचवर्षीय योजना से विशेष जानकारी के लिए पंचवर्षीय योजना वाला वीडियो देखिए, या अगर आप टॉपिक वाइज आपके पास कंटेंट है तो वहां जाके पढ़िए। इनके अलावा बोकारो इस्पात संयंत्र, बोकारो नाम से स्पष्ट है ये झारखंड में होगा, है ना। ये 1964 में रसिया के सहयोग से स्थापित किया गया था। एक और पूछा जाता है जो बहुत पूछा जाता है, टिस्को पूछा जाता है। टिस्को की स्थापना 1907 में हुआ था, टिस्को टाटा वाला। इनके अलावा बरौनी तेल शोधन कारखाना, ये बिहार के बरौनी में है ना, और इसकी स्थापना 1964 में रसिया के सहयोग से हुआ था। टिहरी डैम परियोजना, ये भारत की सबसे ऊंची बांध परियोजना है। यहाँ पे एक चीज कान खोल के सुन लेना, जब ये एग्जामिनर पूछता है कि भारत में सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध परियोजना कौन सा है ना, गुरुत्वीय बांध कहेगा तो टिहरी बांध नहीं आंसर करना है, फिर आपको भाखरा नांगल बांध ही आंसर करना है ना। भाखरा नांगल बांध जो है ये भारत में सबसे ऊंचा ग्रेविटी गुरुत्व वाला जो बांध है हो जाएगा। लेकिन सीधा सीधा अगर आपसे पूछे कि भाई इंडिया में सबसे ऊंची बांध परियोजना या डैम कौन सी है, तो टिहरी डैम है। टिहरी डैम का जो उपयोग हो रहा है ये जल विद्युत उत्पादन करने के लिए हो रहा है। ये उत्तराखंड के अंदर स्थित है और जो टिहरी डैम है उसको भी सोवियत संघ के मदद से ही लगाया गया था और ये इंडिया में सबसे ऊंचा डैम है। लगभग 261 मीटर ऊंचाई पर स्थित ये डैम है और ये किस नदी पे है, तो भागीरथी और भिलांगना के संगम पे है। इन दोनों नदियों में से अगर एक ही चूज करना हो या फिर ऑप्शन ही ऐसा हो कि सिंगल नदी लिखा हो तो आपको भागीरथी नदी सेलेक्ट करना होगा। अभी अभी उत्तराखंड जो है जल से संबंधित चीज़ों के लिए भागीरथी एप्लीकेशन जो है लॉन्च किया है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भारत में पहले तेल शोधन डिगबोई ये 1901 में स्थापित किया गया था। तेल शोधन जो रिफाइनरी होती है ये आपका 1901 में डिगबोई में स्थापित किया गया था और ये डिगबोई कहाँ पे है, असम के अंदर है। वर्तमान समय तक भारत में सबसे बड़ा तेल क्षेत्र मुंबई के अरब सागर स्थित अपतटीय मुंबई हाई है। तो ये भी VVI पॉइंट है, आने वाले समय में काफ़ी बार पूछे जाते हैं और बच्चे को लगता है ये क्या ही आंसर होगा। अगर वहाँ पे है ना अपतटीय मुंबई हाई लिख देता है तो बच्चे लोगों को लगता है ये कुछ तो होएगा ही नहीं, मुंबई हाई मतलब क्या होता है ना। लेकिन है ना, ये अरब सागर में स्थित है। तो ये मुंबई हाई सबसे ज़्यादा तेल का जो है उत्पादन इंडिया में करता है। वैसे मैंने आपको बताया भी हाल फिलहाल में करंट सेक्शन से कि भाई सऊदी अरब, कुवैत, इराक इस सब पे मत जाना। तेल की प्रोडक्शन वर्तमान समय तक 2024 तक सबसे अधिक जो है अमेरिका किया है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। ये फर्स्ट स्थान पे है अमेरिका, है ना। इनके अलावा किस चोल शासक के द्वारा कावेरी पट्टनम नगर की स्थापना की गई थी, तो ये है करिकाल। डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कुछ एक नाम कि भाई ये किस वंश के है, जैसे करिकाल,
चोल वंश के। अमोघ वर्ष का नाम पूछा जाता है, अमोघ वर्ष। इससे क्या होता है ना कि इसमें कोई सरनेम नहीं होता तो पता नहीं चल पाता, इसीलिए एग्जामिनर अपने से पूछता है। तो ये हो जाता है भैया अमोघ वर्ष कौन वंश, ये हो जाता है राष्ट्रकूट वंश से। करिकाल हो जाता है चोल वंश से। उसी प्रकार से उदयन पूछता है या फिर अजात शत्रु पूछता है तो आप कहते हो ये हर्यक वंश से थे। तो इस प्रकार से आप जो है चीज़ों को समझेंगे, है ना। तो यहाँ पे करिकाल आंसर हो जाएगा। इन्होंने कावेरीपट्टनम नगर की स्थापना करवाया था, है ना। चोल वंश के संस्थापक कौन है, विजयालय। इसकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, उरयूर, है ना। बाद में इसकी राजधानी जब ये विस्तृत बन गई ये वंश तो इसकी राजधानी हो गई तंजावुर। ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। यह प्रमुख संगम कालीन वंश था। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। जैसे ही हम संगम कालीन वंश कहते हैं, जो बच्चे आधा अधूरा नॉलेज रखते हैं या फिर आधा अधूरे मन से पढ़ते हैं, क्लास ध्यान से नहीं सुनते हैं, उनके लिए कन्फ्यूजन हो जाता है। देखिए संगम कालीन वंश एक संगम वंश खुद में है ना। एक संगम वंश है जो विजयनगर में सबसे पहला वंश था, संगम वंश। फिर आया अपना, है ना, सुलभ वंश। सुलभ वंश आया विजयनगर में। फिर आया तुलुव वंश और फिर आया अरबदु वंश। तो ये विजयनगर साम्राज्य के 4 वंश है, जिसमें एक वंश का नाम संगम वंश है। ये है संगम कालीन वंश। संगम कालीन, है ना। संगम कालीन वंश में 3 वंश का जिक्र है, चोल है, चेर है और पांड्य है। ठीक है भैया, सीसीपी है, इन्हें ध्यान रखेंगे। तो जो चोल वंश है ना, इनकी राजकीय चिन्ह हुआ करता था बाघ। पांड्य और चेर का राजकीय चिन्ह, जो सीरियस बच्चा है जरूर बताएं, पांड्य कौमा चेर का राजकीय चिन्ह क्या था। ठीक है भैया। इनके अलावा चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय हुए, है ना। चोल वंश का अंतिम शासक कौन हुए, राजेंद्र तृतीय हुए। तंजौर में स्थित प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, इसको कौन बनवाया था, राजराज चोला बनवाया था। राजराज चोला बनवाया था, यहाँ पे लिखा है। इनके अलावा मालदीव में द्वीपों पर विजय प्राप्त करने वाले चोल शासक कौन थे, तो ये भी राजराज थे। इन्होंने मालदीव के जो है आइलैंड पे विजय प्राप्त किया था। राजराज चोल श्रीलंका पे आंशिक रूप से विजय प्राप्त किया था, है ना। श्रीलंका को पूरा तो नहीं जीत पाया, लेकिन श्रीलंका को कुछ एक आइलैंड पर जो है अपनी विजय प्राप्त कर ली थी। जबकि राजेंद्र चोल जो है ये श्रीलंका को पूर्ण रूप से जीत के चोल राजवंश में मिला दिया था, पूरे श्रीलंका को ही जीत लिया था। तो जैसा पूछे मालदीव पे पूछे तो राजराज, है ना। राजराज चोल श्रीलंका को आंशिक रूप से और पूर्ण रूप से श्रीलंका को राजेंद्र चोल जो है विजित किए थे। चोल वंश नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, जो यहाँ पे लिखा गया है नेवी पावर के लिए। इनके अलावा प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री तथा भारत के राष्ट्रपति में से कौन सा एक केंद्रीय मंत्री परिषद का अंग नहीं होता है। तो जो राष्ट्रपति साहब है ये केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल नहीं होते हैं। केंद्रीय मंत्री परिषद होता ही क्यों है, राष्ट्रपति को जो है सहायता करने के लिए केंद्रीय मंत्री परिषद होते हैं, जिसमें राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है भाई। तो यहाँ पे भारत का राष्ट्रपति आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होते हैं और कार्यपालिका का भी प्रधान होते हैं, हालांकि ये नाम मात्र के लिए होते हैं। ठीक है, ये जो है नाम मात्र के लिए कार्यपालिका का प्रधान है। कार्यपालिका का में जो मेन पावर, जो शक्ति का उपभोग किसके माध्यम से किया जाता है, तो आप कहते हो पीएम के माध्यम से। इस प्रकार कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन हो गए, तो आप कहेंगे प्रधानमंत्री। लेकिन अगर सीधे वे में कार्यपालिका का प्रधान पूछा जाता है तो आपका आंसर प्रेसिडेंट होगा, राष्ट्रपति होगा। सेम राज्यपाल के साथ भी होता है। राज्यों में कार्यपालिका का प्रधान कहेगा तो गवर्नर यानी राज्यपाल, लेकिन राज्यों में भी कार्यपालिका का मुख्य मतलब वास्तविक प्रधान कहेगा तो वहां पे सीएम हो जाएगा, क्योंकि वहां पे सीएम के माध्यम से जो है सभी कार्यों का निपटारा होता है। यानी ये जो उपभोग है, ये जो पावर है, उसका यूटिलाइज कौन करता है, सीएम के माध्यम से राज्य में, और केंद्र में पीएम के माध्यम से, है ना। तो नाम मात्र के कार्यपालिका का प्रधान होते हैं सीएम प्रेसिडेंट, और राज्यों में गवर्नर। ठीक है। देश के प्रथम नागरिक होते हैं कौन, राष्ट्रपति साहब, परंतु मंत्रिपरिषद या संसदीय सदन के सदस्य नहीं होते हैं। मंत्रिपरिषद में भी राष्ट्रपति जो है कोई सदस्य नहीं है। साथ ही जो संसद के सदन होते हैं ना, संसद के सदन जो होते हैं ना, संसद के सदन, तो इस किसी भी सदन की सदस्यता नहीं होते इनके पास। अगर है भी तो त्यागना पड़ता है ना। तो न तो लोकसभा के सदस्य हो सकते हैं, ना तो राज्यसभा के राष्ट्रपति। ठीक है। और न मंत्रिपरिषद के अंग हो सकते हैं। ठीक है। ये तीनों बात ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आती है। भारत का जो संसद है, लोकसभा,
राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलके फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो ये तीनों संसद के ही अंग है, तो तीनों मिलके ही संसद कहलाते हैं, है ना। भारत में सरकार के कितने प्रमुख अंग होते हैं, तो 3 प्रमुख अंग होते हैं। वैसे ज़्यादातर देश में सरकार के यही 3 प्रमुख अंग होते हैं, लेकिन हम भारत में पढ़ रहे हैं तो भारत में कहना जरूरी होगा, हम भारत से मतलब ज़्यादा रखेंगे। विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका, तीनों अंग एक दूसरे को हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ठीक है, इसीलिए चाहे आप कितने बड़े भी 30 मार खाओ, अगर आप कोर्ट में चले गए तो कोर्ट अपने हिसाब से चलता है, वहाँ पे कार्यपालिका का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी हो कोर्ट में सेम ही ट्रीट होता है अगर ईमानदारी से हो रही है तो, वैसे तो बात अलग है ना। इनके अलावा विधायिका, इसका क्या काम है भाई? विधायिका जो पहला अंग मैंने यहाँ पे बताया, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये 3 प्रमुख अंग है सरकार के। तो विधायिका का काम क्या होता है? कानून बनाना, है ना, कोई भी जो है नियम बनाना, कानून बनाना, ये विधायिका का काम है। राष्ट्रपति भी अभिन्न अंग होते हैं विधायिका के, और संसद के दोनों सदन भी होते हैं। इसका मतलब विधायिका हम इनडायरेक्टली संसद को कह रहे हैं। ठीक है, संसद को हम क्या कह रहे हैं? विधायिका। ये क्या काम करते हैं? कानून निर्माण का काम करते हैं। क्या विधायिका में सिर्फ जीता हुआ पार्टी का आदमी रहता है? नहीं, संसद में जो भाग लेते हैं कार्यवाही में, तो क्या जो पार्टी सत्ता में है उसी के लोग हैं? नहीं भाई, विपक्षी भी है ना। तो यहाँ पे संसद को हम इनडायरेक्टली कह रहे हैं विधायिका, ये कानून बनाने में रोल अदा करते हैं। अब जो कानून बन गई विधायिका के द्वारा, उसको संचालित कौन करेगा? कार्यपालिका। अब इस कार्यपालिका में भारत का प्रधानमंत्री जो है मतलब हेड होते हैं, है ना। कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं? तो प्रधानमंत्री, अच्छा, प्रधानमंत्री के माध्यम से किया जाता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। जैसे अभी पूरा ऊपर में आपको मैंने पढ़ाया ना, कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति नाम मात्र का, और जो मेन होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री, है ना। इसके अलावा इसमें राष्ट्रपति भी होते हैं, मंत्रिपरिषद इत्यादि शामिल होते हैं। किसमें? कार्यपालिका में। इसके माध्यम से कानून को लागू करवाया जाता है, या फिर जो कानून बन गया उसको निष्पादित करवाए जाते हैं। कार्यपालिका संसदीय समितियां जो होती है उनकी सुझाव मानने के लिए बाध्य नहीं होती, वीवीआई करेंगे। अगर बड़े बड़े एग्जाम आप देते हैं तो वहाँ पे ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो संसदीय समिति होती है ना कई प्रकार की, है ना, तो उनकी सलाह मानने के लिए कार्यपालिका बाध्य नहीं होते हैं। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को मदद करने के लिए, मंत्रिपरिषद क्या होता है कि राष्ट्रपति को मदद करने के लिए एक मंत्रिपरिषद का जो है व्यवस्था होती है। इसके प्रमुख कौन होते हैं? तो मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, इस मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री के अलावा कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री इत्यादि भी शामिल होते हैं। तो मंत्रिपरिषद में कौन कौन होते हैं, यहाँ से एक बार अच्छे से आंख खोल के देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं और इसी को क्वेश्चन को आधार बनाया था, तभी मैं इतना फैक्ट आपको बता रहा हूँ। लोकसभा को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के सलाह पर भंग किया जा सकता है। कई बार पूछा जाता है, आप सभी को पता है कि लोकसभा भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति, लेकिन किसके सलाह पे? तो आपको एग्जाम में क्या लगता है, अरे इतने बड़े अधिकारी हैं, किससे सलाह लेंगे, जाने दीजिए, ऐसे ही बिना सलाह के होता होगा? नहीं, प्रधानमंत्री के सलाह पे भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री के सलाह पे ही, है ना, कैबिनेट के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। पहले तो क्या करते हैं कि राष्ट्रपति साहब प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर देते हैं, अब फिर प्रधानमंत्री के अकॉर्डिंग जो है कि इन्हें वित्त मंत्री बनाइए, इन्हें जो है फलाना मंत्री बनाइए, तो उनके सलाह पे नियुक्त करते हैं। ठीक है भाई। इनके अलावा जब संसदीय सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश का आर्टिकल पूछा जाता है और कुछ नहीं तो 123, और राज्यपाल का अध्यादेश भी होता है आर्टिकल 213 के तहत, तो इन दोनों को ध्यान रखेंगे। राज्य की विधायिका में क्या क्या शामिल रहेगा, तो सेम वैसे ही जैसे केंद्र में विधायिका में क्या क्या शामिल थे, तो भाई लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल थे, क्योंकि केंद्र का जो संसद है इन तीनों से मिलकर बना हुआ है। वैसे ही राज्य के जो विधायिका होते हैं वहां पे अगर विधान परिषद है तो विधान परिषद भी रहेगा, विधानसभा तो जनरल केस में रहता ही है, तो विधानसभा, विधान परिषद तथा राज्यपाल को भी शामिल किया जाता है राज्य के विधायिका में, है ना। वैसे ही हो गया, यहाँ पे ये विधानसभा लोकसभा का काम कर रहा है, विधान परिषद राज्यसभा का काम कर रहा है, और राज्यपाल साहब प्रेसिडेंट साहब का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये राज्य के अंदर विधायिका का अंग है। अगर विधान परिषद नहीं है तो फिर विधानसभा और राज्यपाल, है ना। इनके अलावा न्यायपालिका, ये न्यायपालिका नाम से ही स्पष्ट है भाई, न्यायपालिका जहाँ पे न्याय निर्णय लिया जाता हो, है ना, तो इसमें जो है हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय इत्यादि आ जाते हैं। यदि सरकारी प्रतिभूतियों की अवधि 1 वर्ष से कम हो तो उन्हें क्या कहा जाता है? जो सरकारी प्रतिभूति होती है उनकी अगर अवधि जो है 365 दिन से कम रखा जाए
तो ऐसे जो है प्रतिभूति उनको क्या कहा जाता है, तो आप कहते हैं इसे ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल को अपन टी बिल भी कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो अवधि है 1 साल से कम की रखी जाती है। 1 साल की हो जाएगी तो फिर ये ट्रेजरी बिल नहीं रह जाएगी, ठीक है भाई। इसके अलावा सरकारी प्रतिभूतियां भारत सरकार की ओर से आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है बंधु, है ना। ये एक प्रकार का आरबीआई के द्वारा जारी किया गया बॉन्ड है। प्रतिभूतियों को अपन अंग्रेजी में बॉन्ड से समझ सकते हैं। बॉन्ड ऋण पैदा करने वाले उपकरण है जो जारीकर्ता पर कर्ज पैदा करता है, ठीक है। इसके अलावा जो ट्रेजरी बिल की परिपक्वता अवधि है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रेजरी बिल, है ना, सरकार जो है ना अपनी बैलेंस को बनाने रखने के लिए ट्रेजरी बिल का इस्तेमाल करते हैं अल्प समय के लिए, और ये 1 साल से कम की अवधि की होती है। इसमें 3 प्रकार की जो है परिपक्वता अवधि डिसाइड किए गए हैं। पहला जो होता है 91 डेज का होता है, फिर इसको 2 से गुना करते हैं 182 दिन का, और फिर इसको जो है 2 से गुना करते हैं 364 दिन का। तो अगर आपसे पूछे कि भारत में ट्रेजरी बिल की परिपक्वता अवधि कितने प्रकार की है, तो आप कहेंगे 3 प्रकार की होती है। और क्वेश्चन से ही स्पष्ट है कि 1 साल से कम होना चाहिए। तो 364 दिन मतलब 1 साल तो नहीं होता, मिनिमम 365 दिन होना पड़ेगा या फिर 366 दिन। इसका मतलब है ना, जैसे उसी प्रकार से है जैसे आप मॉल में जाते हैं, है ना, मॉल में जाते हैं और या फिर जो है कहीं पे क्लास वगैरह खरीदते हैं आप, तो 599 रुपया दाम रहता है। तो बच्चे का पहला क्लिक किया जाता है, चल 500 का मिल रहा है, लेकिन ये नहीं देख रहा है कि ये 600 का मिल रहा है भाई, क्योंकि इस पे जो 600 में से होने वाली छूट है 1 रुपया, वो तो नगण्य है। 99 रुपया 1 रुपया के सामने में क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट है ना। तो उसी प्रकार से ये ट्रेजरी बिल 1 साल से कम कहने का मतलब एकदम 1 साल तक के लिए हो सकती है, मतलब एक 364 दिन तक के लिए हो सकती है, ठीक है। इनके अलावा यहाँ से और आप क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो, ट्रेजरी बिल की मैक्सिमम अवधि कितनी हो सकती है, अधिकतम तो 364 डेज, ठीक है। इनके अलावा टी बिल, जिसे अपन अभी हमने कहा कि ट्रेजरी बिल भी कहते हैं, ये भारत सरकार के द्वारा ही जारी किया जा सकता है और किसी के द्वारा नहीं। ट्रेजरी बिल अल्पकालिक साधन है जिसका उपयोग सरकार द्वारा अल्पकालिक धन जुटाने के लिए किया जाता है। मैंने अभी कहा कि भाई कम समय के लिए सरकार के द्वारा धन जुटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो भारत सरकार की तरफ से आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ पे भारत सरकार लिखा है, इसका मतलब भारत सरकार के तरफ से आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। इनके अलावा भारत में कौन सी पर्वतमाला संगमरमर का एक प्रमुख समृद्ध स्रोत है, तो ये है अरावली पर्वतमाला। यहाँ पे आपको संगमरमर की जो है चीज़ें देखने को मिलेगी, मार्बल देखने को मिलेगी। अरावली पर्वतमाला कहाँ से कहाँ तक का फैलाव है इनका, तो आप कहेंगे दिल्ली से शुरू होकर ये हरियाणा राजस्थान गुजरती हुई गुजरात में समाप्त होती है। तो यहाँ पे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात इतने जगह पे फैलाव है। इसकी टोटल लंबाई की बात करेंगे तो 692 किलोमीटर है। पिछले क्लास में हमने जो वेस्टर्न घाट है उसकी लंबाई की बात करे थे, तो यहाँ पे इनकी लॉन्ग मतलब लेंथ जो हो रहा है लगभग 1600 किलोमीटर जो है पश्चिमी घाट की लंबाई है। यहाँ पे अरावली की लंबाई 692 किलोमीटर है लगभग। इस पर्वतमाला की सर्वोच्च ऊंची चोटी गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। एक नए डाटा के अनुसार ये गुरु शिखर की जो अब ऊंचाई है ये 1727 मीटर हो गई है, लेकिन अभी तक एग्जामिनर 1722 ही ऑप्शन में देता है और उसी को आंसर मान रहा है। तो हम भी 1722 बता रहे हैं, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं। इनके अलावा राजस्थान के माउंट आबू में ये स्थित है आपका गुरु शिखर, है ना, सिरोही डिस्ट्रिक्ट में, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अरावली पर्वतमाला संगमरमर का एक समृद्ध स्रोत होने के साथ साथ यहाँ पे आपको कॉपर मिलेंगे, लेड मिलेंगे, जिंक मिलेंगे, सिल्वर मिलेंगे, है ना, आयरन मिलेंगे, ग्रेनाइट मिलेंगे। ये ग्रेनाइट आपका अभी जो मैंने संगमरमर बताया उसी कैडर का है। लाइमस्टोन, चूना पत्थर, है ना, ये सब जो है आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलती है। संगमरमर मार्बल भी मिलती है आपके अरावली के, है ना, रेंज में। इनके अलावा अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रेणी है ना। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना होगा, लैंग्वेज से नहीं समझेंगे। बलित श्रेणी पर्वत है कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये पहले बलित पर्वत था, पहले फोल्डेड माउंटेन ही हुआ करता था, जो वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो ये अरावली जो है समय के साथ बदल गया, बलित पर्वत से अवशिष्ट बन गया है। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। आई होप आप समझे कि भाई था पहले बलित, अब नहीं है, अभी अवशिष्ट है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पहले नहीं था, ठीक है। तो दुनिया की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रेणी
जो है इंडिया में आपका अरावली है, जो वर्तमान में पूछेगा तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। और दुनिया के सबसे नवीन बलित पर्वत जो श्रृंखला है उसका नाम है हिमालय, है ना, ये सबसे नया है। इनके अलावा अरावली से निकलने वाली प्रमुख नदियों में अगर आएंगे तो बनास, ये राजस्थान में पॉपुलर है। लूनी ये कच्छ के रन में जो है चली जाती है। ये माही, ये आपका कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। और ये साबरमती नदी जो है ये आपके पश्चिम की तरफ ईस्ट टू वेस्ट फॉलो होता है। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। जनरली बच्चे स्पीडी किताब को पढ़ के नर्मदा और ताप्ती याद कर लेते हैं कि ये दुइये वो नदी है जो पश्चिम की दिशा में फॉलो होती है, नहीं, ऐसा नहीं है ना। इनके अलावा लूनी नदी कच्छ के रन में विलुप्त हो जाती है। माही कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, ये मैंने अलग से भी लिख दिया है। यहाँ पे जो पीला कलर में आपको दिख रहा होगा ये है आपका अरावली रेंज, जो कहाँ कहाँ से फैलाव है। मैंने क्या कहा, दिल्ली से था, राजस्थान था, हरियाणा होते हुए गुजरात। यहाँ पे देखिए हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, ऐसे यहाँ पे आएगा गुजरात की तरफ, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दक्कन का पठार भारत में 8 प्रमुख राज्यों तक फैला हुआ है। दक्कन का पठार, अब दक्कन का पठार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके लिए समृद्ध है। तो दक्कन के पठार में अगर और चीज़ की कंपेरिजन किया जाए दूसरे जगहों से तो स्वर्ण भंडार के लिए फेमस हो जाएगा, क्योंकि जो KGF है, जो कोलार गोल्ड फील्ड है, इसी पठार वाले स्टेट में आ जाएंगे, ठीक है। तो पहले समझते हैं दक्कन के पठार कहाँ कहाँ फैला हुआ है। तो ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक भी जो है फैला हुआ है। ये जो पठार है यहाँ पे आपको स्वर्ण भंडार देखने को मिलेगा। KGF सबसे बड़ा उदाहरण है। छोटा नागपुर पठार ये खनिज के दृष्टिकोण से जो है काफी परिपूर्ण है, इसीलिए इसे भारत का रुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का रुर कहा जाता है। छोटा नागपुर ये महाराष्ट्र में ना भैया, कितना दिन पढ़ाए हैं। छोटा नागपुर के पठार से काफी सारे स्वतंत्रता सेनानी हुए, जो ये झारखंड, उड़ीसा इत्यादि के आसपास वाली क्षेत्र को कहा जाता है। तो यहाँ पे छोटा नागपुर के पठार में आप माइका देखेंगे, बॉक्साइट देखेंगे, तांबा, चूना पत्थर, लोहा, कोयला, सबसे ज्यादा कोयला भंडारण छोटा नागपुर के पठार में ही है। आप सभी को पता होगा कि सबसे ज्यादा कोयला भंडारण झारखंड में है, लेकिन कोयला का सबसे अधिक उत्पादन वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ कर रहा है, ठीक है। तो इसे भारत का रुर कहा जाता है। ये अमुक अमुक जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हैं खनिज, यहाँ पे मिलेगा छोटा नागपुर पठार में। दुनिया का छत कहा जाता है पामीर के पठार को, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। पामीर के पठार को दुनिया का छत कहा जाता है। अगला है 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन उत्तराखंड में किया गया। इस प्रतियोगिता में कुल कितने खेलों को पदक इवेंट में शामिल किया गया था। यहाँ पे जरूर ध्यान देंगे, पदक इवेंट और आपका जो है प्रदर्शन इवेंट, ये दोनों अलग अलग चीज होता है ना। प्रदर्शनी के तौर पे किसी चीज को रखना है ना, और भैया जो है आपके ये पदक इवेंट में रखना, ये दोनों अलग अलग बात हो जाती है। तो पदक इवेंट में 33 खेलों को शामिल किया गया था। और ये क्वेश्चन मैं पहले पढ़ाया हूँ, लेकिन ये पढ़ाना जरूरी था, क्योंकि जो कुल टोटल खेल डिसाइड किया गया था पहली बार, ये 38 किया गया था। फिर घटा के ना और कम कर दिया गया, और फिर 2 खेल को जिसे प्रदर्शनी खेल पे रखे जाने की बात कही थी उनको मेन खेल में शामिल किया गया। तो ये उतार चढ़ाव के कारण ये क्वेश्चन दोबारा पढ़ाने के लिए मैं मजबूर हूँ, है ना। तो भैया ये 33 खेल जो है पदक इवेंट में शामिल हुए, है ना। इनके अलावा 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड में किया गया, जो उत्तराखंड के विभिन्न 12 शहरों में कराए गए, है ना, 11+1। इसके अलावा 28 जनवरी से 14 फरवरी तक चला। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों करवाया गया, और समापन समारोह के मुख्य अतिथि रहे अमित शाह साहब रहे, गृह मंत्री, ठीक है। तो ये कुछ एडिशनल जानकारी। अब आते हैं इनसे काम की बात। देखिए 38वां जो गेम हुआ है, इसके शुभंकर, इनके जो मस्कट का नाम था मौली था, जो मोनाल के नाम पे है। मोनाल एक प्रकार का पक्षी है जो उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के भी, है ना, स्टेट वर्ड्स है ना, राजकीय पक्षी है, इन्हें ध्यान रखेंगे। तो मौली था। कलारी पट्टू और राफ्टिंग को प्रदर्शनी खेल के तौर पे रखा गया। यहाँ पे इसे ध्यान रखेंगे, कलारी पट्टू है ना, और राफ्टिंग, ये दोनों को प्रदर्शनी खेल के तौर पे रखा गया। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, प्रदर्शनी खेल में कोई भी पदक नहीं मिलते हैं, कोई भी पदक नहीं मिलते, एक तरीके से जो है एडवर्टाइजमेंट हो रहा होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, प्रदर्शनी खेल के तौर पर रखा। और मेडल इवेंट में अभी मैंने बताया कि भाई 33 खेल को रखा गया। तो अगर प्रदर्शनी खेल सहित अगर आपसे पूछता है तो 35 खेल आंसर हो जाएगा, 33 +
पट्टू हो जाएगा। ये जो कलारी पट्टू है ये मार्शल आर्ट फॉर्म है, साउथ का है कलारी पट्टू। जिस प्रकार से पंजाब का है गतका, है ना, मार्शल आर्ट फॉर्म। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल का है लाठी, मार्शल आर्ट फॉर्म, है ना। तो इसी प्रकार से जो है कलारी पट्टू साउथ का है। जिस प्रकार से आपका, है ना, सिम्बलम्बम तमिलनाडु का है, ये भी आपका मार्शल आर्ट फॉर्म है, सिम्बलम्बम, इस प्रकार से नाम है सिम्बलम्बम, है ना। तो ये तमिलनाडु का है, ये भी मार्शल आर्ट फॉर्म है ना। चलते हैं आगे। थांगटा मणिपुर का इसी प्रकार का है। भैया यहाँ पे 38वें राष्ट्रीय खेल की पदक तालिका दी गई है। पहले स्थान पे सर्विसेज टीम रहा है जिनके टोटल 121 पदक है। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र रहा है जिनके टोटल 198 पदक है। अरे वाह, ये क्या हो गया, 121 वाला पहला स्थान पर, वाह, और 198 वाला दूसरा स्थान पर, वाह भैया, ये आप सही देख रहे हो, एकदम सही है। इस चीज़ को मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि जो गोल्ड की जीतने की रेशियो होती है, यहाँ से जो है आपका पहला स्थान और दूसरा स्थान डिसाइड करे जाते हैं। पहले वाले में सर्विसेज टीम के पास 68 गोल्ड है, महाराष्ट्र के पास 54 गोल्ड है। तो ये रेशियो ना, है ना, इनकी जो पदक ज़्यादा है, इन चीज़ों को फीका करके जो है पहले स्थान पे प्राप्त हो जाते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो नेशनल खेल में पहले स्थान पे जो भी टीम को जगह मिलता है उसे कौन सी ट्रॉफी दिया जाता है, भालिंद्र सिंह ट्रॉफी दिया जाता है ना। राष्ट्रीय खेल की शुरुआत की बात करेंगे 1924 में लाहौर से हुआ था। उस समय इसे भारतीय ओलंपिक कहा जाता था। फिर क्या हुआ कि 1940 में मुंबई से राष्ट्रीय खेल के जैसा जो है मतलब नाम दिया गया और खेल स्टार्ट किया गया। फिर आधुनिक स्वरूप में जैसा कि आजकल होता है कि भाई ओलंपिक के तर्ज पे हुआ था ना राष्ट्रीय खेल होता है, तो भाई इस प्रकार के फॉर्मेट में जैसे आजकल चल रहा है इस स्टाइल से सबसे पहले 1985 दिल्ली से हुआ। तो जैसा आपको पूछेगा वैसा आंसर देना है। राष्ट्रीय खेल की शुरुआत कब हुई, तो सीधे सीधे 1924 में। आधुनिक तर्ज पे कब हुई, तो 1985 दिल्ली में, ठीक है। 36वां राष्ट्रीय खेल आपके गुजरात में हुए थे जहां सर्विसेज टीम जो है विजेता रहे थे, है ना, 2022 में हुआ था। 35वां राष्ट्रीय खेल आपके कहाँ पे हुआ था, झारखंड के, माफ कीजिएगा, केरल में 2015 में हुआ था, है ना। और जो 34वां है वो झारखंड में हुआ था। चलिए, 37वां राष्ट्रीय खेल ये गोवा में हुआ था 2023 में, और 38वां होना था 24 में, लेकिन ना होते होते 25 में हुआ। अब 27 में होगा अगला खेल, है ना। अगला खेल जो है 27 में मेघालय में होगा 39वें नंबर का, उन्हें भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। 39वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन 2027 में मेघालय में होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। 38वां राष्ट्रीय खेल में योग और मल्लखंब को पहली बार पदक इवेंट में शामिल किया गया। तो अगर आपसे पूछ ले भैया कि 38वां राष्ट्रीय खेल में किस खेल को पदक इवेंट में शामिल किया गया या फिर किस खेल को पहली बार शामिल किया गया, वीवीआई फॉर्मेट, वीवीआई लैंग्वेज की क्वेश्चन, तो आप कहेंगे मल्लखंब, जो मध्य प्रदेश में काफी पॉपुलर है, और योग, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। टोटल 33 खेल, 2 था कलारी पट्टू और कौन था भैया, राफ्टिंग, वो था प्रदर्शनी खेल। इनके अलावा कार्बोहाइड्रेट के अपघटन उपरांत अंतिम रूप से कौन से उत्पाद बनते हैं। जब आप कार्बोहाइड्रेट का जो है आप अपघटन करते हो, अपघटित होती है ना, तो कौन सा उत्पाद जो है बन जाता है, तो ग्लूकोज बनता है। क्यों, ग्लूकोज जो है ये कार्बोहाइड्रेट के सबसे सरल रूप है। सरल रूप मतलब मोनोसेकेराइड में हो जाते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। मोनोसेकेराइड होते हैं, डाइसेकेराइड होते हैं, पॉलीसेकेराइड होते हैं। ये मैं अलग से पढ़ा दिया हूँ पिछले रेलवे वाले में। विज्ञान की जो भी टर्म है वहाँ पे अच्छे से समझाया हूँ, आप जरूर फॉलो करें, है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा प्लेलिस्ट का 1 to 30 वीडियो का। इनके अलावा ग्लूकोज मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है, जिसका सूत्र की बात करें C6H12O6 होता है। यकृत जो है, जो लीवर है ना, ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन के रूप में स्टोर कर लेता है और जब कभी जरूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल करता है। जबकि पेड़ पौधों जो है ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में, स्टार्च जिसे मांड भी कहा जाता है, स्टार्च के रूप में जो है स्टोर करते हैं। क्या, पेड़ पौधा, किसको, ग्लूकोज के रूप में, अपने समय, आने वाले समय के लिए जब उनको उपयोग करना हो तब करता है, स्टोर करके रख लेता है स्टार्च के रूप में। और आदमी के बॉडी में ग्लाइकोजेन के रूप में स्टार्च होता है। कौन करता है, यकृत करता है। ऑक्सीजन के मदद से पायरुवेट का विघटन कहाँ पे संभव है, माइटोकॉन्ड्रिया में संभव है। माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी हाउस कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं ना, कोशिका का ऊर्जा गिरी कहते हैं या पावर हाउस कहते हैं, क्या, माइटोकॉन्ड्रिया को। यहाँ पे क्या होता है, पायरुवेट का विघटन होता है।
पायरुविक अम्ल का सूत्र भी पूछा जाता है। इसमें जो है कार्बन 1 2 3, इसमें C3 कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन कितना होता है 4 होता है C3H4, और इसके अलावा आपका कितना बच गया 3 गो ऑक्सीजन, ये हो जाता है, ये हो जाता है आपका क्या भैया, ये हो जाता है पायरुविक अम्ल का सूत्र, है ना। और आपसे पूछा जाता है कि पायरुविक एसिड में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, तो ये सूत्र से स्पष्ट है कि 3 गो होता है। ये क्वेश्चन अभी अभी टेक्नीशियन वाला जो रेलवे का एग्जाम हुआ वहाँ भी पूछा गया था, और इससे पहले मैं आपको बता रखा था दर्पण वाले सीरीज में। इनके अलावा भारतीय इतिहास में किस अधिनियम को भारतीय परिषद अधिनियम भी कहा जाता है, तो जो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म है जो 1909 में आया था, इसे भारत सरकार अधिनियम 1909 के साथ साथ मोर्ले मिंटो अधिनियम 1909 के साथ साथ भारतीय परिषद अधिनियम भी कहा जाता है। तो इनके 3 गो नाम है ना। मोर्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है, इसे भारतीय परिषद अधिनियम भी कहा जाता है। मोर्ले मिंटो सुधार के द्वारा भारत के सर्वप्रथम सांप्रदायिक चुनाव करवाए गए थे। यहाँ पे मिंटो लिखा गया है, मैं इसे मिंटो करके दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मुरली मिंटो लिखा गया है, गलत टाइप हो गया, सही करके दूंगा, है ना। मोर्ले मिंटो सुधार के द्वारा ही भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक चुनाव को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या में बढ़त की गई थी। इसी अधिनियम के तहत भारतीय नागरिक को वायसराय के कार्यकारिणी परिषद का सदस्य बनाए जाने की बात कही गई थी, और इस प्रकार वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में सदस्य बनने वाला पहला भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अलग से पूछे जाते हैं, इन्हें भी ध्यान रखें। आपसे पूछे जाते हैं ना भाई कि ब्रिटिश संसद में सेलेक्ट होने वाला पहला भारतीय, तो आप कहते हो दादा भाई नौरोजी DBN। और अगर आपसे पूछा जाता है कि वायसराय के कार्यकारिणी परिषद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, अगर आपसे पूछा जाता है सिविल सर्विस एग्जाम पास करने वाला पहला भारतीय, तो सत्येंद्र नाथ टैगोर, है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो नाम है ना काफी ज्यादा कंफ्यूज करता है अपने को, जो होना नहीं है। इनके अलावा भारत सरकार अधिनियम 1919, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना कहा जाता है, 1919 में आया था। इसके तहत भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कदम थे कि प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में जो प्रांत बटे होते थे ना पहले, है ना, तो प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया। टोटल 8 प्रांत में लगाए गए थे द्वैध शासन। कितने प्रांत में? 8 प्रांत में। यहाँ पे टाइप करने में बहुत गलती किया है, 2-3-4 जगह मैं आपको सही करके दूंगा, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस करें। टोटल 8 प्रांत में लगाए गए थे। महिलाओं को वोट देने का अधिकार इसी अधिनियम में बात रखी गई थी। द्विसदनीय व्यवस्था की प्रचलन यहीं से स्टार्ट हुआ था, जैसा कि आज भी हमारे संविधान में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है द्विसदनीय है, अपर और लोअर। भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रोविजन जो 1926 में आया था, तो उसकी जो बात देखने को मिलेगा आपको यही मोर्ले मिंटो रिफॉर्म में देखने को मिलेगा। इनके अलावा भारत सरकार अधिनियम 1935, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। संघ स्तर पर द्वैध शासन की स्थापना की गई और प्रांत स्तर पे द्वैध शासन जो है यहाँ पे समाप्त किया गया। तो ये दोनों बात ध्यान रखना, जो प्रांत स्तर पे द्वैध शासन लगाए गए ये 1919 में लगाए गए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड वाले में, है ना, सही है भाई। और जो समाप्त किया गया ये 1935 में किया गया, लेकिन ये समाप्त करके केंद्र स्तर पे लगाए गए, ठीक है। प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था यहीं पर ही किया गया। संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 कोलकाता में किया गया, है ना। इसके अलावा भारत बर्मा से अलग हुए और संविधान सभा का गठन का प्रोविजन या फिर मंशा यहीं पे जाहिर किया गया था, जो बाद में 1946 में गठन होती है। 9 दिसंबर 1946 को पहले बैठक होती है। इनके अलावा भारत सरकार के में शीतकाल के दौरान पंजाब हरियाणा में होने वाली वर्षा जो रबी फसल के लिए उपयोगी होती है, किस कारण से होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ का जो उत्पन्न स्थल है ये भूमध्य सागर और या फिर अटलांटिक महासागर है, क्योंकि जो भूमध्य सागर है ये अटलांटिक महासागर का ही पार्ट है। जो अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, अंडमान सागर है, ये सभी के सभी हिंद महासागर का ही पार्ट है। तो उसी प्रकार से भूमध्य सागर कहिए या अटलांटिक महासागर कहिए, जहाँ से पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति होती है, जो आपके अफगानिस्तान, ईरान इत्यादि के रास्ते भारत पहुंच जाते हैं और भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकाल में वर्षा कराने के लिए जिम्मेवारी लेते हैं, और ये रबी की फसल के लिए लाभदायक होते हैं पंजाब हरियाणा में। भारत में सर्वप्रथम मानसूनी दस्तक जो है केरल में आती है, ये जून के प्रथम सप्ताह में आती है। केरल तथा दक्षिण के कई राज्यों में मानसून से पहले होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं, VVI करेंगे। आम्र वर्षा, काल बैसाखी, मैंगो सावर, कॉफी सावर, ये सब काफी पूछे जाते हैं। एक है चेरी ब्लॉसम, जिसे कॉफी सावर भी कहा
जाता है। देखिएगा चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी होता है जो पूर्वोत्तर भारत के स्टेट में मनाए जाते हैं। यहाँ पे चेरी ब्लॉसम एक प्रकार का वर्षा है जिसे कॉफी सावर भी कहते हैं। ये कॉफी के फसल के लिए अच्छा होता है। ये कर्नाटक के स्थानीय आर्द्र पवन है जो कॉफी बागान के लिए सहायक है, जो ग्रीष्म ऋतु के मौसम में बहती है। ब्लॉसम सावर यह प्राकृतिक घटना है जो बसंत ऋतु के दौरान केरल में देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा काल बैसाखी ये काफी पॉपुलर है और अभी अभी इसका प्रभाव जो है लगभग चल भी रहा है। काल बैसाखी यह एक स्थानीय वर्षा और आंधी है। यह ग्रीष्म ऋतु के समय असम और पश्चिम बंगाल और भारत या बांग्लादेश में आती है। अभी बिहार में काफी ज्यादा जो है वर्षा है हमारे गांव वगैरह में। ठीक है, आप लोग के यहाँ भी हुआ होगा जो भी उस साइड के हैं। इनके अलावा लू पश्चिम से चलने वाली एक तेज धूल भरी झोंकेदार गर्म और शुष्क गर्मी वाला हवा है लू, जो उत्तर भारत में सिंधु गंगा मैदान, यह उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, बिहार इत्यादि क्षेत्र में चलती है गर्मी के दिन में। इससे बचने के लिए हम लोग आम का जो है पन्ना पीते हैं, है ना। आम का पन्ना मतलब कैरी को जो है आग में पका के गुड़ के साथ पानी में मैश करके पीते हैं तो इससे जो है हमें राहत मिलती है। लू, है ना, ये आपके राजस्थान, थार वगैरह में भी चलती है। इनके अलावा खमसीन, ये खमसीन क्या है, मिस्र में चलने वाली एक प्रकार की स्थानीय पवन है जो मिस्र में चलती है। सिराको ये उत्तरी अफ्रीका से दक्षिणी यूरोप इत्यादि में चलती है। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप का पूर्वी तट पे चलती है। मिस्ट्रेल ये फ्रांस में चलती है। आल्पस ये भूमध्य सागर तक जो है चलती है। तो ये ध्यान रखेंगे। ये जो है अपने पहले हमने आपको देसी जो है प्रेम मानसून वर्षा या फिर जो स्थानीय पवन जो रौद्र रूप ले लेते जैसे काल बैसाखी वगैरह ये बताया। अब ये जो है इंटरनेशनल स्तर का है, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे पिछले क्लास में हमने बिली विली पवन, हरिकेन, टोर्नेडो इत्यादि के बारे में बता दिया था। ठीक है, तो धीरे धीरे जो चीज़ आपके एग्जाम में आते हैं मैं साफ करता चलता हूँ, तो आप आराम से पढ़िए, है ना। विशिष्ट द्वैतावाद के प्रतिपादक रामानुजाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? सबसे पहले आपसे पूछता है रामानुजाचार्य किस मत से जुड़े हुए थे, तो आप कहते हैं विशिष्ट द्वैतावाद, है ना। इनका जन्म हुआ था श्री पेरुम्बदूर में। कहाँ पे? श्री पेरुम्बदूर में हुआ था, जो कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है भाई। इनके अलावा अद्वैतवाद के संस्थापक कौन है? आदि शंकराचार्य, जिन्होंने भारत में 4 मठ का भी जो है स्थापना करवाए थे। इनका जन्म केरल में हुआ था, केरल के कलादी गांव में। और ये किस मत से प्रेरित थे? अद्वैतवाद से। ठीक है। वैष्णव धर्म के प्रचारक चैतन्य महाप्रभु का जन्म पश्चिम बंगाल के नदिया गांव में, नदिया जिला में हुआ था। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। शास्त्रीय संगीत के महान कलाकार पंडित भीमसेन जोशी, है ना, इनका जन्म कर्नाटक में हुआ था, जिन्हें 2008 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनके अलावा प्रमुख प्राचीन दर्शन तथा उनके संस्थापक भी यह कर लेंगे। रेलवे यहाँ से क्वेश्चन उठाती है, एसएससी तो अब उठाना बंद किया, लेकिन रेलवे अभी भी उठाती है यहाँ से क्वेश्चन। अब तो थोड़ा सा इनको इंक्रीज किया ना पूछने का तरीका, इसीलिए तो ऐसा क्वेश्चन मैंने रखा हूँ कि भाई रामानुजाचार्य जो फलना मत से प्रेरित है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इस स्टाइल में पूछता है। फिर भी आप जो जिस मत के जो प्रतिपादक हैं उनको जरूर ध्यान रखें। अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य, शुद्ध द्वैतावाद बल्लवाचार्य, है ना। यही 4 को दे देगा तो मैं कहता हूँ ना कि 95% बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा अगर मैच करने के लिए दे दिया जाए। तो आप घर से तैयारी करके जाइए। सांख्य दर्पण कपिल मुनि काफी पॉपुलर है। योग दर्शन पतंजलि बाबा रामदेव से आप याद रख लेंगे। न्याय दर्शन गौतमी मुनि, वैश्विक दर्शन कनाद, है ना, मीमांसा दर्शन जैमिनी, वेदांत दर्शन बाद नारायण। तो ये जो है ध्यान रखेंगे, काम आती है। इसके अलावा 1857 के विद्रोह, जिसे स्वतंत्रता का प्रथम विद्रोह भी कहा गया है, दिल्ली में विद्रोह को दबाने का कार्य किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा किया गया था? तो दिल्ली से जो अंग्रेज अधिकारी थे जॉन निकोलसन। अब देखिए इस क्वेश्चन का भी पूछने का लेवल, तरीके बदल गए एग्जाम में। पहले क्या होते थे कि 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल कहाँ से अगुवाई किए थे, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से किए थे, तात्या टोपे कहाँ से किए थे, कुंवर सिंह कहाँ से किए थे, बस इतना ही पूछा जाता था पहले। ठीक है, लेकिन अब जो है ये तो आप जानते ही हैं, अब ये नहीं पूछा जाता। अब रिवर्स गियर लगा दिया है एग्जामिनर। अब पूछे जाते हैं कि अमुक जगह से अंग्रेज अधिकारी कौन थे जो भाई कमांड संभाल रहे थे अंग्रेज की तरफ से, तो वो तो याद कोई ने नहीं किया, लेकिन आपको करना है ना। तो दिल्ली से जो है इंडियन शासक बहादुर शाह द्वितीय, जो मुगल वंश के अंतिम बहादुर शाह जफर, है ना, ठीक है ना। तो ये जो है भारत की तरफ से, और जॉन निकोलसन अंग्रेज
है ना, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। तो इंडियन अंग्रेज दोनों को याद रखना है। लखनऊ से बेगम हजरत महल और अंग्रेज कौन थे, हेनरी लॉरेंस। कानपुर से नाना साहब और अंग्रेज सर कॉलिन कंपावेल, ठीक है भाई। इनके अलावा झांसी और ग्वालियर से लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे और अंग्रेज हरोज है ना। तब एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी, तो कालपी के युद्ध में हुआ था। हरोज से लड़ते लड़ते जो है शहादत को प्राप्त हुए थे। बरेली खान बहादुर खान, कॉलिन कंपावेल, है ना। इलाहाबाद और बनारस लियाकत अली थे यहाँ से, कर्नल ऑनसेल। बिहार से कुंवर सिंह साहब, विलियम टेलर। तो ये कुछ जो गिने चुने अंग्रेज हैं और जो पॉपुलर हमारे नेतागण थे उस समय के, उनको जरूर ध्यान रखेंगे। नेतागण शहीद कहिए, है ना। इनके अलावा भारत के सदाबहार, है ना, स्वतंत्रता सेनानी कहिए, नेता कहना सही नहीं होगा क्योंकि नेता का आजकल जो है अलग स्थिति हो गई है, ठीक है, माफ़ी चाहूँगा। इनके अलावा भारत में सदाबहार क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, एम एस स्वामीनाथन साहब को। एम एस स्वामीनाथन को सदाबहार क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। सदाबहार क्रांति का जो मोटो है, उद्देश्य है, ये क्या है, प्रौद्योगिकी विकास में पारिस्थितिक सिद्धांतों का एकीकरण, है ना। इस सिद्धांत के जनक एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है ना। इनके अलावा एम एस स्वामीनाथन को वर्ष 2024 में भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया था, जो 5 आदमी को पहली बार इतिहास में 2024 में एक साथ भारत रत्न दिया गया। लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, एम एस स्वामीनाथन, है ना। तो उनमें एक एम एस स्वामीनाथन साहब भी थे, ये कहने का मतलब है। इनके अलावा इनको कुछ अन्य पुरस्कार मिले हैं। 1967 में इन्हें पद्मश्री, 1971 में रेमन मैग्सेसे जो फिलीपींस की सरकार के द्वारा दिया जाता है, 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार, ये बहुत बड़ा पुरस्कार होता है। तो ये सभी के विजेता कौन, एम एस स्वामीनाथन साहब थे, है ना। ये भारत में हरित क्रांति के जनक तो है ही, साथ ही इन्हें सदाबहार क्रांति के जनक के रूप में भी जानेंगे। देखिए अभी एक करंट से क्वेश्चन बनेगा, एम एस स्वामीनाथन अवार्ड किसे मिला है हाल फिलहाल वाला, तो आप कहेंगे बी आर कंबोज को दिया गया ना। बी आर कंबोज को जो है स्वामीनाथन अवार्ड से सम्मानित किया गया है हाल फिलहाल वाला, तो इन्हें ध्यान रखेंगे, इनके नाम पे दिया जाता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कहा जाते हैं बर्गिज कुरियन, और मैंने आपको बताया था कि ये श्वेत क्रांति किस स्टेट से स्टार्ट हुई थी, तो गुजरात से। अभी श्वेत क्रांति यानी ऑपरेशन फ्लड का जो है 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत हुई कुछ ही दिन पहले, मैंने आपको बताया है। भारत में हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन साहब है ना। हरित क्रांति जिसे खाद्यान्न क्रांति भी कहा जाता है, खाद्यान्न क्रांति भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या था भैया, अब इससे क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं, जैसे पूछे जाते हैं कि भाई विश्व स्तर पे हरित क्रांति के जनक, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। इंडिया स्तर पे एम एस स्वामीनाथन। हरित क्रांति सबसे अधिक कौन फसल पर असरकारक हुए, तो गेहूं फसल पे। कितने चरण देखने को मिले इंडिया में, 2 चरण। पहला कब आया था, 1967 में। दूसरा कब आया था, 1980 से 85 में, या फिर कहीं कहीं आप 85 से 90 भी देखेंगे, ठीक है, यानी एक दशक की बात करता है, ठीक है, 80 से 90, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा उद्देश्य क्या था, खाद्यान्नों की पैदावार बढ़ाना, उन्नत किस्म के बीज इस्तेमाल करके। और बीज में एक शब्द आता था HIV नहीं है, HYV है, इसका होता था हाई यील्डिंग वेराइटी, है ना। भारत में पीली क्रांति जो तिलहन से संबंधित, तेल वाला से, इनका जनक था सैम पित्रोदा को आप सभी जानते हैं। भारत में नीली क्रांति का जनक मछली उत्पादन से संबंधित है, अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी को ही जनरली आप देखते होंगे, अगर ये ऑप्शन में ना रहे तो अरुण कृष्णन होगा। भारत में रजत क्रांति के जनक या जननी इंदिरा गांधी को कहा जाता है, आयरन लेडी भी कहा जाता है इंदिरा गांधी को। पहले प्रधानमंत्री महिला में, है ना, पहले भारत रत्न विजेता महिला में। भारत में गुलाबी क्रांति जो झींगा और प्याज से संबंधित है, इनके जो फाउंडर हैं, इनका नाम दुर्गेश पटेल है ना। इनके अलावा मई 2024 में RBI के द्वारा लॉन्च किया गया प्रवाह पोर्टल का फुल फॉर्म क्या है, तो प्रवाह जो एप्लीकेशन है, पोर्टल है, इनका फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, RBI कहता है किसी से OTP शेयर न करें। इनके अलावा iSport है ना, iSport, इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सेबी पोर्टल फॉर टेक्निकल ग्लिच। अब सेबी के नाम से आपको पता चल गया कि ये सेबी का है। ये टेक्निकल जो ग्लिच आते हैं, जो मतलब रुकाव आता है, खराबी आता है, उनको ठीक करने के लिए इस प्रकार की पोर्टल इजाद किए हैं, है ना, सेबी द्वारा। बॉन्ड सेंट्रल, ये भी एक प्रकार का पोर्टल है। फरवरी 2024 में सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया एक डाटाबेस है ना, माफ कीजिएगा, डाटाबेस है। सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया मोबाइल एप्लीकेशन सारथी है, जो पुराना हो चुका है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, अभी भी आ सकता है। तो सारथी हो गया, बॉन्ड सेंट्रल हो गया, स्पोर्ट हो गया, ये तीनों के तीनों सेबी से हो जाएगा।
सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 1988 में। वैधानिक दर्जा दिया गया था 1992 में। हेड क्वार्टर है इनके मुंबई में। वर्तमान अध्यक्ष माधवीपुरी बुध जो पहले है ना। वित्त मंत्रालय के पहले महिला हैं। वित्त मंत्रालय के अधीन कार्यरत संस्था है ना। इनके अलावा भारत में पूंजी बाजार का नियामक है। शेयर बाजार से संबंधित सभी कार्यों की निगरानी करते हैं कौन, ये जो है आपका सेबी। इनके अलावा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? देखिए ओलंपिक ऑर्डर अभी हाल में चर्चा का विषय है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अभिनव बिंद्रा साहब को पेरिस ओलंपिक 2024 में ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार के अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी थे। ठीक है। ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले पूर्व भारतीय महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। उन्हें यह अवार्ड जो है 1983 में दिया गया था। पेरिस ओलंपिक 2024 के दौरान यह अवार्ड भारतीयों के लिए दोहराया गया, अभिनव बिंद्रा साहब को दिया गया। अभिनव बिंद्रा वो शख्स हैं जो भारत के लिए ओलंपिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले पहले व्यक्तिगत खिलाड़ी हैं। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में भारत के लिए निशानेबाजी में गोल्ड जीते थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर है। गीतांजलि के लिए मिला था इन्हें साहित्य के सेक्टर में। रायमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय आचार्य विनोबा भावे साहब हैं, है ना। भूदान आंदोलन से जुड़े हुए थे। ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाले महान सितार वादक पंडित रविशंकर साहब थे 1968 में, है ना। और पहली महिला ग्रैमी अवार्ड पाने वाले 2010 में तन्वी सा थे, जय हो के स्पेनिश लिरिक्स के लिए, है ना। इनके अलावा अभी मैंने बताया था आपको टंडन जी हैं, 2025 में ग्रैमी अवार्ड प्राप्त की है। इंदिरा नूई की बहन, वो भी भारतीय मूल की हैं, है ना, महिला। भारत के लिए पहले ऑस्कर अवार्ड 1983 में रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए भानु अथैया मैडम प्राप्त की थी। भारत के लिए पहली बार पुलित्जर पुरस्कार गोविंद बिहारी जी को जो है दिया गया था। सिख धर्म के किस गुरु के जन्मदिन के अवसर पर पंजाब हरियाणा में प्रतिवर्ष गुरु पर्व का त्योहार मनाया जाता है? तो गुरु नानक का जो जन्मदिन है उनको गुरु पर्व के रूप में पंजाब हरियाणा में सेलिब्रेट करी जाती है ना। सिख धर्म के संस्थापक तथा प्रथम गुरु नानक थे। उनका जन्म तलवंडी में हुआ था, है ना। उनके पिता का नाम मेहता कालू और माता का नाम तृप्ता देवी थी। अब ये बताना इसलिए जरूरी है कि टीसीएस ने हाल में इनके पिता और माता का नाम भी पूछा है ना। अमृतसर स्थित सिख धर्म सबसे पवित्र स्थल जो स्वर्ण मंदिर है हरमंदिर साहब, इनकी निर्माण की नींव जो है सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास के समय संत हजरत मियाँ मीर के द्वारा रखा गया था। ये लाहौर के रहने वाले थे। पूर्ण रूप से बनवाने का श्रेय सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जन देव को दिया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा सिख धर्म के 10वें तथा आखिरी गुरु गोविंद सिंह हुए, जिनका जन्म पटना साहिब में हुआ था। इनकी समाधि महाराष्ट्र के नांदेड़ में है और इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किए थे। खालसा पंथ को चिन्हित करने के लिए सिख धर्म में, यानी जो पंजाब हरियाणा की क्षेत्र है, वहाँ पे नव वर्ष का त्यौहार मनाया जाता है, जिसे अपन बैसाखी कहते हैं, है ना। तो जो बैसाखी का त्यौहार है अभी हाल फिलहाल में होने वाला होगा या हो चुका होगा, क्योंकि मैं बिहार से हूँ, तो बिहार में नव वर्ष को जो है जूड़ शीतल कहा जाता है। और ये जो है परसों के दिन है हमारे यहाँ, है ना, परसों के दिन है, 15 तारीख को है जूड़ शीतल। तो यही है, अभी गुड़ी पाड़वा होके गया महाराष्ट्र का नव वर्ष। तो इंडिया में नव वर्ष और मकर संक्रांति में वेरिएशन होता है। तो मकर संक्रांति तो फिक्स है 14-15 जनवरी को होती है, लेकिन नव वर्ष आगे पीछे हो सकती है ना। तो अलग अलग नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे बैसाखी पंजाब हरियाणा में नव वर्ष के तौर पे जाना जाता है ना। औरंगजेब के द्वारा सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या की गई थी, जबकि अर्जन देव की हत्या जहांगीर ने करवाया था। भारत में ही नहीं विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस पहाड़ी रेंज में होती है? पूर्वी खासी पहाड़ी रेंज में मासिनराम नामक जगह है जो मेघालय में है, और ये भारत ही नहीं, यह विश्व में सबसे अधिक वर्षा कराने वाली जो है जगह है। तो यहाँ पे खासी रेंज हो जाएगा। इंडिया में सबसे कम वर्षा की बात करेंगे तो लद्दाख में होगा। कहाँ पे होगा? लद्दाख में। सबसे कम वर्षा कहाँ पे होगा? लद्दाख में होगा। भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून में होती है, और वर्षा का सबसे बड़ा स्रोत अरब सागर है। दुनिया की सबसे बड़ी प्लेटफार्म इंडिया में है सिद्धारूढ़ा हुगली स्टेशन, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील उड़ीसा है, और वैसे खाली झील कहेगा सबसे बड़ा कौन सा है तो वेम्बनाड झील केरल है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, खारे पानी का कहेगा तब चिल्का। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कैबुल लामजाओ, ये मणिपुर में लोकटक झील में स्थित है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप फुमडी पाया जाता है, ये मणिपुर में है, इसे भी ध्यान रखेंगे। ये फुमडी क्या है? जो लोकटक झील है ना, वहाँ पे एक वृत्ताकार आइलैंड के टाइप से फ्लोट करता रहता है, इसे स्थानीय भाषा में फुमडी कहा जाता है। ये भी पाया जाता है आपके कहाँ पे? लोकटक
कर्नाटक झील के अंदर। दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, जो पश्चिम बंगाल के साथ साथ बांग्लादेश तक फैला हुआ है, ये भारत में है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी आइलैंड माजुली, जो ब्रह्मपुत्र नदी में असम के अंदर स्थित है, ये भी भारत के अंदर ही है। प्रो कबड्डी सीजन 11 के उपविजेता कौन रहे? प्रो कबड्डी सीजन 11 के उपविजेता पटना पायरेट्स रहे हैं। प्रो कबड्डी लीग कबड्डी प्रतियोगिता की शुरुआत 2014 ईस्वी में किया गया था। 11 सीजन हो चुके हैं 2025 तक। पहले विजेता जयपुर पिंक पैंथर्स रहे थे, अभिषेक बच्चन वाला। प्रो कबड्डी लीग में अब तक सबसे अधिक 3 बार विजेता रहा है पटना पायरेट्स। प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 दिसंबर 2024 में खेला गया। 11वां सीजन 11 जो है दिसंबर 2024 में खेला गया था। विजेता रहे थे हरियाणा स्टीलर्स, उपविजेता रहे थे पटना पायरेट्स। ठीक है। प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 के विजेता रहे थे पुनेरी पल्टन और उपविजेता रहे थे हरियाणा स्टीलर्स। तो 10वां में जो उपविजेता है 11वें सीजन के विजेता बने। ठीक है। धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव किस शहर में करवाए थे? तो कोलकाता में। धर्म सभा का गठन 1830 में हुआ था। श्री नारायण धाम परिचालन योगम की स्थापना 1903 में केरल में किसने करवाया था? तो आप कहेंगे श्री नारायण गुरु के द्वारा करवाया गया था। तत्वरंजनी सभा या तत्वबोधिनी सभा, दोनों एक ही चीज है, नाम फिर बाद में बदला गया है ना। इसके नायक थे देवेंद्रनाथ टैगोर, 1839 में किया गया था। यंग बंगाल आंदोलन के जनक 1826 में हेनरी विवियन डिराजियो के द्वारा किया गया था। ब्रह्म समाज को फाउंड 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ठीक है। इसके अलावा आदि ब्रह्म समाज को फाउंड किया गया था 1866 में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। शांति निकेतन की स्थापना जो आगे चलकर विश्व भारती बन जाते हैं 1901 में। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज करके कंटेंट को बाय कर सकते हैं। जय हिंद।